हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में हमारे समाज के चिंतित युवा, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक एक नई दशा और दिशा लेके हमारे बीच में आए हैं। यात्रा का उद्देश्य हमारे आदिवासी समाज को जो यात्रा का नाम है सुरक्षा, आदिवासी सुरक्षा यात्रा। उससे उसके शब्द से आप समझ सकते हो कि सुरक्षा मीन्स हमारी रक्षा करना। तो कहीं न कहीं ये जिन लोगों ने मूवमेंट उठाया हमारे बीच में आप राजू भाई वलवई साहब है और केतन भाई है, इन्होंने हमारे वरिष्ठ जनों के साथ, हमारे मार्गदर्शकों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ जो बैठकर जो निर्णय लिया है समाज के प्रति कि यार हमको कहीं न कहीं हमारे देश में, हमारे अन्य अन्य राज्यों में समाज के प्रति कहीं न कहीं शोषण, अत्याचार दिनों दिन भयंकर बढ़ते जा रहा है। उसके आप दिखते जाते उदाहरण हो, आप हमारे सामने हमारे आदिवासियों के साथ में कैसा कैसा अन्य शोषण हो रहा है, रूह काट जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे समाज के जिन लोगों ने इतनी गंभीरता से, इतने गहन अध्ययन करके इस योजना पे या इस यात्रा के बारे में सोचा है, हमारे लिए गौरव का विषय है। जो निकाली है उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आदिवासी सुरक्षा यात्रा जैसे ये 4 साल पहले सोचा गया था कि हमें यात्रा निकालेंगे। तो 4 साल में जैसे सोचते रह गए, फिर कोरोना भी आ गया था। तो हर बार ऐसा होता था कहीं ना कहीं चुनाव भी बीच में आ जाता था। तो इस बार तो मैंने पक्का करा कि जाना है। और हम लोगों ने ये यात्रा जैसे रहने वाले सब गुजरात दाहोद बॉर्डर, मध्य प्रदेश बॉर्डर के हैं सब लोग। और हम लोगों ने सोचा कि यात्रा हम ऐसी जगह से निकालें जो पूरे भारत में वो जैसे 12-15 साल से आदिवासी समाज की एकता की सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी ये सब बात रख चुके हैं कि हमें एक होना पड़ेगा और हक अधिकार की जो बात हुई उसमें भी हमें होना पड़ेगा। तो ये सब सोचते सोचते आखिर में भारत का आदिवासी समाज एक नहीं होगा। भारत का आदिवासी समाज एक होना चाहिए, पर किस बात पर, किस मुद्दों से लेकर एक नहीं होता है। तो जहाँ जहाँ एक होने की बात होती है तो कहाँ हम बिखर जाते हैं, कहाँ बिखर जाते हैं। यही सोचकर हमने 3 संदेश लेके आदिवासी सुरक्षा यात्रा इसे वैचारिक क्रांति भी कह सकते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक शुद्धिकरण और तीसरा है सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता। सामाजिक एकता जो नहीं होती है ये 3 मुद्दों में नहीं होती है। वैचारिक एकीकरण अपनों में नहीं होता है क्योंकि वो ऐसे नहीं होता है क्योंकि पहले हम राज्य में बटे हैं, फिर हम बहुत सारे समुदायों में बटे हैं और तीसरा है जो हम राजनीतिक दलों में बटे हैं। और ये जो 3 संदेश है वो बहुत बड़े युद्ध है, पर इनको समझने में आज देश की आज़ादी के बाद इतने साल हो गए पर हम ये समझ नहीं पाए। तो पहला है जो वैचारिक एकीकरण जिसको बोलते हैं अपन, तो हम लोग विचारों में इस तरह बटे हैं कि हमें अपने लोग अगर कुछ कहे, इससे ज़्यादा जो गैर लोग रहते हैं, जो बाहरी लोग रहते हैं, उनको उनके जो विचार होते हैं वो अपने सीधे अटैक होते हैं। वो ऐसा युद्ध है जो हम समझ नहीं पा रहे, जो विचारों का युद्ध है। जैसे अभी मध्य प्रदेश में मैंने देखा, आज से 6 साल पहले हम लोग यहाँ से निकले थे, ये सच भी है। तो बहुत सारे कम लोग ऐसे थे जो कांवड़ यात्रा निकाली, तो आज हम लोग देख रहे हैं, पहले 1-2 जाते थे,
आज पूरी लंबी लाइन रहती और लंबी लाइन में पुरुष कम है, महिला सबसे ज़्यादा है, महिला सबसे ज़्यादा है। तो जो हमारे जो विचारों का युद्ध है वो कहीं ना कहीं हम हार रहे हैं। जरूर आई है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। समाज जागरूक है, आज है तो इतने लोग इकट्ठे हुए, आज है तो 9 अगस्त में सब नाचने के लिए पूरा शहर भर देते हैं। तो समाज जागरूकता आई है, सभी लोग आ जाते हैं। आदिवासियों में जितने समुदाय यहाँ पर है सभी लोग आपको यहाँ शहर में देखने को मिलेंगे कि नहीं, आदिवासी समाज की जागरूकता आई है। पर फिर क्या होता है, 9 अगस्त जैसे खत्म हुई, रात में क्या होता है, धीरे धीरे नशा उतरता है, दूसरे दिन जैसे थे और कुछ दिनों बाद जैसे राजनीति शुरू होती है तो एक घर में 5 विचार होते हैं। एक झंडा भाजपा का रहता है, एक झंडा कांग्रेस का रहता है ना, एक झंडा अन्य दल का रहता है और एक झंडा देश का भी रहता है, ऐसा भी है। तो वहाँ जो झंडे हैं वो झंडे नहीं है, अपने सब विचार है जो आदिवासी को एक करने में एक नहीं होने देते। तो ये हुए अपने विचारों का युद्ध किस तरह से हो रहा है हम समझ नहीं पा रहे। तो हमें समझना होगा, यानी इस पर आप लोग सब बैठ के सोचो कि हम एक विचार पर कैसे चलें। हाँ, एक विचार चला है जिससे आज पूरा भारत जुड़ा है, सब लोग जोहार बोल रहे हैं। वो शब्द का युद्ध कहीं ना कहीं आदिवासी समाज जीत रहा है कि जोहार बोल रहे हैं सब लोग। हम लोग पहले जो बाहरी लोग आए सिखा दिया राम राम बोलना है, तो एक विचार था। आज वो विचार से हम शब्द से युद्ध जीत रहे हैं जो जोहार से है। हम लोग झारखंड से लेके यहाँ तक आए, ऐसा कोई गांव हमें देखने को नहीं मिला जहाँ एक बंदा जोहार ना हो जाए। बाहरी लोग आते गए, अपन टीवी सीरियल में सब देखते गए, तो जो ट्रेंड था ना, जो देखते गए वो ट्रेंड अपने में ढालते गए। जो दिखा बाहर से, जो अगर कोई यहाँ से कोई नौकरी करने बाहर गया, बड़ा ऑफिसर बन के गाँव में आया, तो वहाँ की जो संस्कृति थी वो जबरन अपने गांव में डाल रहा है। अब उनको देख के दूसरा भी बोलेगा उसने ये किया था तो अपन ये करेंगे। तो जो अपनी संस्कृति 80% सेम है, वहाँ 20% जो ये बाहरी युद्ध है और हमको फैशन लग रहा है, ट्रेंड लग रहा है, पर ये सांस्कृतिक युद्ध है, उसको हम समझ नहीं पाए। उसको हम ट्रेंड की तरफ देख रहे हैं, उसको हम फैशन की तरफ देख रहे हैं। पर ये फैशन ट्रेंड है, वो लगता ऐसा है पर है वो सांस्कृतिक युद्ध है, उसको हमें समझना होगा। तो दूसरा मुद्दा है ये हमारा सांस्कृतिक शुद्धिकरण, जहाँ पर रोक लगा सके, किस तरह से रोक लगाना है। वो रोक ऐसे नहीं लगाना है कि रोड पर खड़े रह जाना है और ये सब बंद कर दो, ये बंद कर दो। धीरे धीरे, जैसे जो बाहरी लोग कैसे करते हैं, वो घर आके दरवाजा ठोक के नहीं बोलते कि ये झंडा पकड़ ले, ये झंडा पकड़ ले। उनका भी एक युद्ध करने का तरीका है, हाथ रखकर बोलते हैं कि यार अपनी लाइफ ऐसी है। तो अपने को कैसे युद्ध जीतना है वो आपको समझना होगा। तो दूसरा मुद्दा है हमारा सांस्कृतिक शुद्धिकरण। आदिवासी होने के बाद भी झारखंड जब से बना है तब से मुख्यमंत्री भी आदिवासी ही है। यानी वहां जो आदिवासी में राजनीतिक जागरूकता है उस पर वो हावी किसी को नहीं होने देता है। गांव गांव में हमने देखा किसी के झंडे नहीं है, किसी के झंडे देखने को नहीं मिले कि कोई दीवार पर ऐसा कि नहीं हमें यहाँ पर पूरा भाजपा का लगा है, यहाँ कांग्रेस का लगा है, कोई अन्य दल का लगा है, ऐसा भी नहीं देखा। वही एक ही सोच, हम लोग आदिवासी है तो हम लोग को क्या करना है, हमें तो हमारा आदिवासी बाप चाहिए। और कोई गैर आदिवासियों की जो पार्टी रहती है उसका हम बाप बना के क्या करेंगे। तो उनमें जो राजनीतिक जागरूकता है वो हमें लानी होगी, वो हमें समझना होगा कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो हुआ वो आने वाले समय में यहाँ पर देर लग सकती है, 10 साल 15 साल लगे, पर हमें राजनीतिक जागरूकता लानी होगी। राजा रजवाड़ाओं के कांटेक्ट में है, खेत खलियान वाला क्या बोल रहा है, यार हमारी बेटी हम जंगल में नहीं देंगे। तो एक समुदाय था, कितने हो गए,
एक समुदाय था जो जंगल में रहता था, कितने हो गए। राजा रजवाड़ा वाला बोल रहा है कि यार हमारी बेटी गांव में तो सेट नहीं होगी, क्योंकि हम लोग तो राजाओं के संपर्क में हैं। और खेत खलियान वाले लोग बढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे भी बढ़ते हैं और शहर में जाके सेट हो जाते हैं। अब शहर में गए, वहाँ बहुत सारे समुदाय आए हैं, शहर में रहने वाले बहुत सारे समुदाय हैं, पर वो लोग क्या करते हैं, शहर में सेटल हो गए। दूसरी पीढ़ी क्या करेगी, गांव में नहीं जाएगी, गांव में नहीं जाएगी। वहाँ उनका व्यापार सब वहीं पर है ना। तो वो लोग क्या करेंगे, वहीं पर सेट हो जाते हैं। वो बोलेंगे शहर वाले हम लोग गांव में नहीं जाएंगे, गांव वाले पैसे नहीं होंगे अब तो भी कहाँ आएगा, हमारे यहाँ आएगा, है ना। क्योंकि हम लोग पूरी सिस्टम थी वो बहुत पहले से चल रही थी, साइंटिफिकली थी, टेक्निकली थी, पर उनको हम छोड़ दिए। आज अपन पूरा हम नहीं बोल रहे कि वहाँ पर चले जाओ, पर जितना हो सके आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें और ना फैशन ट्रेंड छोड़ के अपने आदिवासी को की जो पहचान है वो संस्कृति है। आदिवासियों में ना कोई जाति से पहचान रहे हैं और ना ही कोई धर्म से पहचान रहे हैं, वो सिर्फ संस्कृति, रीति रूढ़ी, परंपरा के हिसाब से अपनी एक पहचान बनाई है कि हम आदिवासी हैं। तो पर निर्भर न होकर आत्मनिर्भर कैसे बनना है वो हमें सोच लगानी होगी। पूरे भारत में छोटा से छोटे गांव में ऐसा हुआ है जो विचारों का युद्ध हम नहीं समझ पा रहे, तो हम पर निर्भर होते जा रहे हैं। और ऐसे यहाँ तो हर गांव में ऐसा हुआ है, छोटे छोटे संप्रदाय वाले लोग भी यहाँ इतने आए हुए हैं, संप्रदाय वाले वो धर्म का हिस्सा होते हैं। आखिर में कहाँ विचार को डालना है ना, पहले वो इतने विचार युद्ध करवाते हैं सबको सामने बैठ के। मैं भी ये विचार का युद्ध करवा रहा हूँ है ना, पर मैं आदिवासी तो क्या कर रहा हूँ। और जो आदिवासी बड़े हर्ष का विषय है कि यात्रा जिस दिन चालू हुई थी वो दिन भी ऐतिहासिक दिन था और आज का दिन भी ये भी दिन ऐतिहासिक दिन है। 9 अगस्त जो है पूरे संसार के विश्व के मूल निवासियों ने मिलकर ठाना था कि हमें 9 अगस्त से अगली 9 अगस्त तक क्या करना है, 9 अगस्त किस लिए मनाना है, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाना चाहिए, ये सारी बातें, सारी जानकारी देके उन्होंने हमें 9 अगस्त जैसा एक दिन दिया था कि इस दिन हम सब लोग मिले और अपने सुख दुख की बातें करें और आगे चलकर इन सुख दुखों को किस प्रकार दिशा मिले, दशा मिले, उस पर मनन चिंतन विचार करना चाहिए था। अधिकतर जगह देश में मुझे ज्ञात है कि सारे देश में ही 9 अगस्त का जो है ये पर्व मनाया गया था, लेकिन जिस मंशा से कहा गया था उस मंशा से नहीं मनाया। कुछ लोगों ने मनाया, उनके लिए अभिनंदन, तालियां। साथियों, कुछ लोगों ने कहा जैसे अपने ही फलिये में लड़ाई होती है तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि क्या लड़ते हो यार, कॉम्प्रोमाइज करके। कुछ लोगों का विचार रहता है अपने फलिये में कि नहीं, लड़ना चाहिए, भिड़ना चाहिए। 2 तरह के लोग होते हैं कि या तो हम लड़ेंगे, तो उसमें क्या हुआ कि हमारे देश के कुछ लोगों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया सामने वालों से, तो उन्होंने इस कॉम्प्रोमाइज में हमारे लोगों को कि भाई ये फलिया है, ये आदिवासी। आप भगवान बिरसा मुंडा की धरती से लेकर जो यात्रा शुरू करी, आज हमारे धार जिले के जेतपुरा पंचायत में पहुंचे, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं, सेवा जोहार करता हूं। मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखते हुए बताता हूं कि आज दादा ने जो कहा कि आदिवासियों को आदिवासियों से ही लड़वाया जा रहा, तो ये वास्तविकता है। हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं रहे। आज जितना हम जागरूक हो रहे ना, उतना हम शोषित और हमारे पे शोषण, अत्याचार और ज़्यादा बढ़ रहा है। इस चीज़ को हमको समझना होगा कि हम लोगों को वास्तव में कौन कहाँ से लड़वा रहा है। कांग्रेस, बीजेपी, आपा, सपा, फलाना ढिमका पार्टियां हजारों चल रही, वो पार्टियों को वही लोग हमको बांट रहे ताकि हमारी वोट शक्ति बढ़ जाए आदिवासियों की। तो कहीं ना कहीं आदिवासी की वोट शक्ति बढ़ जाएगी तो आदिवासी आगे नहीं आएगा। 2023 के दिन से
अपने क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव गोली हाथू से वहां की मिट्टी लेकर निकली ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा आज आपके धार में है। ये यात्रा कुल 54 दिन की है और 4000 किलोमीटर तक चलने वाली है और शायद इस देश के इतिहास में आदिवासियों ने इतनी बड़ी लंबी यात्रा निकाली हो। ये यात्रा का विचार हमारे मन में 4 साल से चल रहा था, लेकिन कोरोना आ गया और दूसरी कुछ वजहों से ये यात्रा नहीं निकाल पाए थे। पहले हमारा यात्रा का नाम था आदिवासी जोड़ो यात्रा, जो एकता का संदेश लेके निकलने वाली थी, लेकिन शायद हमारा विचार राहुल गांधी ने चुरा लिया होगा तो उन्हें भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो फिर हमने उसका नाम बदल दिया। और उसकी वजह भी थी कि पिछले 1-1.5 साल में अगर हम देखें तो इस देश के आदिवासियों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं और इस अत्याचारों में इतना इजाफा हुआ है कि जितना भूतकाल में कभी भी नहीं था। एक आदिवासी भाई पर आपके राज्य सीधी में मूत्र विसर्जन किया जाए, ऐसा कभी इतिहास में आपने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं था। इतनी एक भयंकर घटना थी जिसको हम सह नहीं सकते, ऐसा एक कार्य हुआ। और उससे भी बड़ा, मणिपुर में अपनी बहनों को नंगा घुमाया गया। तो उसके बाद हमें ये लगा कि नहीं, अब यात्रा का नाम हम सब आदिवासी सुरक्षा यात्रा रखते हैं और ये रखा। जैसे केतन भाई ने बताया, ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा रखने से पहले हमने सोचा था कि आदिवासियों की ये हालत क्यों, तो उसमें गहन अध्ययन करने के बाद ये लगा कि आदिवासी जब तक आत्मनिर्भर था तब तक आदिवासी को कोई समस्या नहीं। जिस दिन से आदिवासी पर निर्भर बना उसी दिन से आदिवासियों पर समस्या शुरू हुई। अगर आप भी उसको सोचोगे तो आपको भी ये लगेगा कि आत्मनिर्भर आदिवासी से ज्यादा असुरक्षित पर निर्भर आदिवासी है। और जब से हम पर निर्भर बनने लगे तब से असुरक्षित बनने लगे। तो हमारी ये यात्रा का जो नारा है वो नारा ये है कि आदिवासी सुरक्षित कैसे होगा, तो आत्मनिर्भर बनकर होगा। तो आदिवासी सबसे पहले तो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। जीवन में तो आत्मनिर्भर बनना जितना हो सके इतना जरूरी है। अगर हम 2 वक्त की रोटी खुद पैदा करके खा सके तो हमें गुलामी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जीवन में जितना भी आत्मनिर्भर हो उतनी कोशिश करके हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हालांकि पूरी तरह जैसे हमारे पुरखे थे वैसे आत्मनिर्भर आज की तारीख में नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि आज अगर हम पूरे आत्मनिर्भर बनने जाएंगे तो स्वीकार भी नहीं करेगा। लेकिन जितना हो सके उतना तो हम आत्मनिर्भर बने। और हमारी परनिर्भरता सिर्फ जीवन जीने में ही नहीं है। केतन भाई ने बताया वैचारिक तौर पर भी हम परनिर्भर बन गए। हमारे पुरखों के जो विचार थे उन विचारों को छोड़कर जो दूसरे लोग हैं उनके विचार अपना रहे हैं, उनकी सोच के मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं। उसमें शिक्षा का भी सबसे बड़ा रोल है। जैसे अपने अलावा भाई ने बताया, शिक्षा की बात कही, बात सही है। शिक्षा हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है, लेकिन शिक्षा कैसी होनी चाहिए वो भी तो जानना जरूरी है। हमें जो मिल रहा है सिर्फ अक्षर ज्ञान मिल रहा है। जो किताबों में लिखा जाता है, जो किताबें हमारे जो पाठ्यक्रम में बनाई जाती है पाठ्यक्रम के लिए, वो किताबें हमें पढ़ाई जाती हैं। और आज मेरिट के जमाने में उन किताबों को गहन से अध्ययन करने की बजाय हम मेरिट में आने की कोशिश में उसको रट के तैयार कर लेते हैं और फिर जाके परीक्षा में लिख देते और मेरिट ले आते हैं। मतलब शिक्षा, उस शिक्षा में उसको आज की जो शिक्षा की हाल है, आज की जो शिक्षा की नीति है, ऐसी जगह मैं वहां घूमा और मैंने पूछा तो वहां के लोगों ने बताया कि बाजार में हम साल में 1 बार जाते हैं होली के दिन, वो भी नमक और थोड़ी बड़ी खरीदारी करने के लिए, बाकी बाजार में हम जाते ही नहीं। जो पैसे, जो नोट होती है अपनी करेंसी, वो करेंसी को पैसे ही नहीं मानते थे, वो सिक्के को ही पैसे मानते थे और बांस के अंदर वो एक सिक्का रखते थे। मतलब कितने वो आज के हिसाब से बैकवर्ड थे, मगर वो कितने शिक्षित थे कि नर्मदा का पानी वो ऊपर चढ़ा रहे, सिंचाई कर रहे। तो सबसे ज्यादा अगर शिक्षित था तो कोई आदिवासी था। मैंने उसी वक्त या उसके आसपास में आज से 20-25 साल पहले कहा, इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन आता, उसमें का आर्टिकल पढ़ा था। ये मुंबई से खंडवा जो रोड जा रहा है अपना, ये भी एक्सप्रेस आपका आगरा मुंबई हाईवे, उसके पास में कहीं तालाब है और उस तालाब में से पानी ऊपर चढ़ा रहे लीक के द्वारा।
उसकी फोटो के साथ आर्टिकल था। उस वक्त हमारे पास गाड़ियां भी नहीं थी, बस में आना पड़ता था। और मेरा ऐसा माल देखने की मैं सोच रहा था, मैं तब से ये सोच रहा था कि यह देखने के लिए मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन उस वक्त भी नहीं जा सका, आज तक नहीं जा सका। लेकिन वो आर्टिकल इंडिया टुडे में था, इसका मतलब ये है कि वो घटना सही थी, वो बात सही थी। तो हमारे आदिवासी शिक्षित नहीं थे ऐसा था ही नहीं, थे शिक्षित ही थे। लेकिन जब से हमें अक्षर ज्ञान मिलने लगा और अक्षर ज्ञान मिलने के बाद हमें जिस तरह शिक्षित होना था उस तरह हम शिक्षित नहीं हुए, वो भी है। आज हमारे देश में हमारे आदिवासी संविधान को कितना जानते हैं? नहीं ले रही है। और क्यों नहीं ले रही है? तो इन सरकारों का, इन गैर आदिवासी सरकारों का षड्यंत्र हमें समझना होगा। जब से यह देश में 1950 में जब संविधान लागू हुआ और ये प्रजासत्ताक हम लोग बने, उसके बाद सबसे पहले देश के हुक्मरानों को, इस देश के नागरिकों को संविधान पढ़ाया जाना चाहिए था। आज तक स्कूल के किसी भी अभ्यासक्रम में, पाठ्यक्रम में कहीं भी संविधान का संदेश को नहीं दिया। वो 3 संदेश में से एक पूरे देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण हो। आदिवासी एक नहीं हो सकता, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की। हम खुद भी जान रहे हैं, देख रहे हैं, आपको भी लग रहा है, वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, आदिवासी एक नहीं हो रहे और नहीं होंगे, उसमें भी कोई शक नहीं। आने वाले 100 साल तक जिस तरह हम काम कर रहे हैं उस तरह अगर काम करेंगे तो 100 साल तक एक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आदिवासी अपनी टेरिटरी का बादशाह है, उसका राजा है। अपनी टेरिटरी पर वो दूसरों के हुक्म या निर्णय या आदेश वो कभी स्वीकार नहीं करता। एक एग्जाम्पल दूं तो अगर आपके गांव में कोई झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ और उस झगड़े को या कोई मामले को निपटाने के लिए अगर दूसरे गांव का आदमी आएगा, गांव वाले तुरंत उसको भगा देंगे, चल भाई भाग, ये हमारा गांव का मामला है, तू क्यों आया? सही बात है, गलत बात है? सही बात। यानी कि वो दूसरे गांव का आदेश, निर्णय या तो उसका सूचना भी स्वीकारने को तैयार नहीं हुआ है, कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। आपके मध्य प्रदेश पर अगर मैं गुजरात से आकर या तो हमारे राजस्थान से आकर कोई भाई अगर यहाँ अपना निर्णय थोपे, यहाँ आके ये कहे कि आप लोग ये काम करो, आप नहीं स्वीकारोगे। और वैसे ही हम भी आप ऐसा करोगे तो हम भी नहीं स्वीकारेंगे। तो उसका कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने ये रास्ता निकाला है और ये हम बात लेकर निकले कि आदिवासी जो समुदाय के आदिवासी है, जहां जहां के आदिवासी है, वो अपनी टेरिटरी में स्वतंत्र रहेगा। उसकी टेरिटरी में दूसरी टेरिटरी की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। लेकिन ये 781 आदिवासी समुदाय इस देश में रहते हैं, वो 781 समुदाय एक कॉमन इश्यू पर एक साथ खड़े रहे। ये तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अगर ये करेंगे तो आदिवासी एक होगा या तो एक दिखाई देगा। और सबसे बड़ी हमारी आदिवासियों की कमजोरी क्या है पता है? 5 साल बाद तीसरी पीढ़ी तैयार है। जब ये 3 पीढ़ी तैयार होगी तो परिवर्तन होगा और होगा ही। बस हमें अपने जो रास्ता है जन जागरण का, जो हमारे संवैधानिक अधिकारों की जानकारी का, सूचनाओं का, वो बंद नहीं करना है। जैसे लगातार निराश हुए बिना बहुत सारी अड़चनें आएगी, लोग गालियां देंगे, मार भी पड़ेगी, फिर भी हमें अड़ग रह के अगर ये काम करेंगे तो 10 या 20 साल में हमें परिणाम मिलने लगा, उसमें कोई शक नहीं, जरूर मिलेगा। और जैसे केतन भाई ने बताया कि हमारा सामाजिक जन जागरण तो बहुत हो चुका है। सबसे ज्यादा अगर सामाजिक जन जागरण कहीं हुआ था, सबसे ज्यादा पहले मैं बताऊं तो मध्य प्रदेश में था, जो दिख रहा था जैस के माध्यम से। और दूसरा सबसे ज्यादा जन जागरण हुआ राजस्थान में और तीसरा गुजरात में। ये बिल्कुल ठीक बात। आज मध्य प्रदेश अपने जन जागरण, जो आदिवासियों में जन जागरण जो किया गया था, उस जन जागरण को अगर राज्य ये काम शुरू हुआ था 1 साल पहले से, जिनको चुनाव लड़ना था, एक क्राइटेरिया तय किया गया था कि भाई एक उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद नाम मंगवाए गए, भाई कौन इलेक्शन लड़ेगा। तो वो नाम आए, नाम आने के बाद उस नाम को हर एक ग्राम सभा में भेजा गया, एक उसका जो मत विस्तार था उस मत विस्तार के हर एक गांव में भेजा गया और गांव वालों को बोला गया कि इसमें से आप एक नाम तय करके दो कि तुम्हारा उम्मीदवार कौन होगा। तो ये प्रक्रिया वहां से ऊपर जनपद लेवल जो सीट होती है उस लेवल पर आई और उससे जिला पंचायत तक, ब्लॉक लेवल पर आई, ब्लॉक लेवल से जिला पंचायत पर आई। तो उसमें क्या गया, ज्यादातर तो लगभग एक नाम तय हो गया, गांव लोगों ने तय कर दिया सबने मिलकर कि भाई ये हमारा उम्मीदवार होगा। कुछ जगह पर 2 दावेदार रहे, कुछ जगह पर नहीं मांग रहे थे, दारू नहीं मांग रहे थे। क्यों? क्योंकि वो खुद उनके उम्मीदवार थे। कुछ जगह पर तो लोग सामने से पैसा दे रहे थे, भाई आपकी गाड़ी में डीजल डलवा लो, पैसा नहीं हो गया आपके पास।
सबसे ज्यादा एक जिला पंचायत सीट पर 9,000 से ऊपर खर्चा हुआ, 10,000 पूरे नहीं हुए थे, 9,000 से ऊपर खर्चा हुआ। और एक जनपद का अभी अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष अपने जनपद के प्रतिनिधि का चुनाव सिर्फ 500 रुपया लड़ा, कोई नहीं मानेगा वो। आज जोधरी ब्लॉक का, जोधरी जनपद का आज वो अध्यक्ष है, सिर्फ 500 रुपया खर्च किया उसने, बोले पैसे ही नहीं लिए उससे। और हमारे कांति भाई रोज, जिसको पूरा देश जानता है, कांति भाई रोज जब लोकसभा का इलेक्शन लड़े तो पहले दिन प्रचार करने के लिए निकले, लोगों ने उनको हार पहनाना शुरू किया। हर गांव में जाते 20-25 हार उनको पहना देते थे। तो कांति भाई की मिसेस आंगनवाड़ी में सर्विस करती है, कांति भाई के पास कुछ नहीं। तो कांति भाई ने उस दिन पहले ही दिन बोला कि भाई मेरे पास पैसे है नहीं चुनाव लड़ने के, आप 20-20 रुपए का 50-50 रुपए का हार पहनाओगे, वो मेरे कोई काम के नहीं है। इससे बेटर ये है शुद्धिकरण, सामाजिक और राजनीतिक जागृति, ये संदेश आप अपने पूरे जिले में, सारे जनपद में, एक आदिवासी गांव में, एक आदिवासी तक पहुंचाओ। और आने वाले समय में हम फिर से जैसे हमारे पुरखे राज करते थे वैसे राज करें और हम सुरक्षित हो, यही उम्मीद के साथ आप सबको मेरा फिर से जोहार और जय आदिवासी। लेकिन वो सरकार द्वारा है, लेकिन क्या अपन जागरूक नहीं है, उसमें अधिकार है ग्राम सभा के माध्यम से अपन निर्णय ले सकते हैं वास्तविकता में भी कि अपने गांव में क्या विकास करना है, वो ग्राम सभा जो चाहे वही कर सकती है। कोई ऐसा कोई कलेक्टर हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके ग्राम सभा के अलावा, क्योंकि यहाँ जो अनुशंसा करोगे उसके बाद ही एसडीएम पारित कर देगा उसको, और जो ग्राम सभा करेगी वही कलेक्टर और एसडीएम को मानना पड़ेगा यहाँ से। इस चीज़ के लिए बहुत बार आप सभी आए और यहाँ पर हमारी जो विकास यात्रा में आए उनका सभी का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। एक हो, एक हो, एक हो, एक हो, एक हो। हमारा कोनो काम है। दीवाना समझो दीवाना। वीडियो बनाओ, कोई जवाब देने वाला नहीं था ना। अभी तुम्हारा बाप इधर आ गया तुम्हारे को रिप्लाई देने के लिए। दीवाना समझो ना दीवाना। प्रकृति माता ने हमको जना, प्रकृति माता ने हमको जना। जय जोहर लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक
समान, आदिवासी एक समान। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। संध्या बिल की जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जिंदाबाद। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेके रहेंगे। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है। भारत देश। सब आ जाओ, इधर आ जाओ। जय जोहर का नारा हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। पंजाब हिल के आदिवासी एक समान, एक समान, आदिवासी एक समान। जय जोहर का नारा है। भारत पर बनकर होगा, आदिवासी सुरक्षित कैसे होगा, आत्मनिर्भर बनकर होगा, आदिवासी सुरक्षित कैसे होगा। आत्मनिर्भर बन। से शुरू की है पूरी यात्रा झारखंड से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से अभी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश से ये यात्रा महाराष्ट्र जाएगी, महाराष्ट्र से गुजरात और गुजरात से राजस्थान और राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर इस यात्रा का समापन होगा। ये यात्रा आदिवासी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर निकली है और इसके साथ साथ पूरे देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण हो, सांस्कृतिक एकीकरण हो और सामाजिक तथा राजनीतिक जागरूकता आए, इस संदेश को भी लेकर निकली है। तो आत्मनिर्भर बनकर होगा तो आदिवासी को अपने जीवन में भी आत्मनिर्भर बनना है, वैचारिक तौर पर भी आत्मनिर्भर बनना है, संस्कृति का पूरी तरह शुद्धिकरण करना है, क्योंकि संस्कृति ही हमारी पहचान है। आदिवासी धर्म या जाति से नहीं जाना। सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक, तो राजनीतिक तौर पर हमें वोट बैंक बनना होगा, एक साथ वोट करना होगा। जमीन की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। भारत देश हमारा है। करेंगे, करेंगे, करेंगे। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। लेकर आएंगे, लेकर आएंगे। मिलकर देश लेकर तीर कमान, आदिवासी एक समान, जय जोहर का नारा है। भारत देश हमारा। चलो इधर देखो सभी। जोहर का नारा है, भारत देश हमारा। जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। ये यात्रा झारखंड से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से अभी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश से ये यात्रा महाराष्ट्र जाएगी, वहाँ से गुजरात और गुजरात से राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर इस यात्रा का समापन होगा। ये यात्रा आदिवासी का देश के आदिवासी को सुरक्षित करने का उद्देश्य लेकर निकली है। तो हमारे ये संदेश आप गाँव गाँव पहुँचाओ, घर घर पहुँचाओ। यही उम्मीद के साथ आपको मेरा जोहार और जय आदिवासी। हाँ भाई देखो
हाँ मैं नाके दो खाली 5 मिनट डर जाए तो उसको उतना आसान नहीं मिला मान लीजिए जैसे पकड़ के जाने काटिया भील अमर है, काटिया भील अमर है, काटिया भील अमर है। आदिवासी जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर। एक और है हाँ बस ये उधर बुढ़िया दी हो गया और का महादेव महादेव भाई रिप्लेस कर दो। वल्लभी भाई सबको मेरा जोहार और जय आदिवासी। जय आदिवासी। हम ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा जाएगी, राजस्थान जाएगी और फिर गुजरात जाएगी और फिर राजस्थान जाएगी। और 2 अक्टूबर को गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर जहां पर 1200 आदिवासियों को 1922 में मारा गया था, उस जगह पर उसका समापन होगा। यात्रा तो जैसे नाम है, आपको यात्रा का नाम है, उससे ही पता चलेगा कि हमने ये यात्रा क्यों निकाली। क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि आदिवासी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जहाँ भी देखो आदिवासियों की ज़मीनें लूटी जा रही है, उन पर अत्याचार हो रहे, सीधी वाला कांड हो, मणिपुर राजकीय जागरूकता है। अभी तक सामाजिक जागरूकता हम मानते हैं कि बहुत अच्छी खासी हो चुकी है, तब भी हमें परिणाम नहीं मिल रहा है। तो इस सामाजिक जागृति को हम राजकीय जागृति में पलटे, यही कोशिश के साथ हम लोग निकले हैं। और जिस राजकीय जागृति जब तक हमें नहीं आएगी तब तक हम असुरक्षित रहेंगे। और जो खास बात वो है कि जो हमारा नारा भी है, आप पर्चे में देखोगे, अभी पर्चा आपको दिया जाएगा। यात्रा का नारा है कि आदिवासी सुरक्षित कब होगा, तो आत्मनिर्भर होगा तब होगा। तो आत्मनिर्भर बनना हमारे लिए सबसे पहले आवश्यक है। जीवन में भी हो सके उतना आत्मनिर्भर बने, वैचारिक तौर पर भी आत्मनिर्भर बने, संस्कृति का शुद्धिकरण करें और राजनीतिक तौर पर भी हम आत्मनिर्भर बनने की अब शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस और भाजपा की अब तक गुलामी करते आए हैं और इस वजह से जो अत्याचार हो रहे हैं, तो अब हमें अपना घर भी ढूंढना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। और इस बारे में अभी से सोचेंगे तो आने वाले समय में उसका परिणाम भी मिलेगा। तो हमारा ये यात्रा का ये संदेश है, ये उद्देश्य है, जो हमारा संदेश आप पूरे रतलाम जिले के हर एक गाँव में पहुँचाओ, हर एक आदिवासी पहुँचाओ, यही आपसे हम उम्मीद करते हैं। तो मेरा जोहार जय आदिवासी। मध्य प्रदेश में आदिवासी एकता परिषद प्रांतीय महासचिव के नाते मैं आपका तहे दिल से मध्य प्रदेश और रतलाम के धराड़ की धरती पर कंटिया भील के चरणों में आपका सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इस बीच में हमारे पटवारी साहब 2 शब्द कहेंगे। ग्राम धराड़ की पावन धरा पे पधारे हुए आप सभी साथियों को आभार, धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप स्वागत कर लो, उसके बाद मुझे थोड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत बनकर होगा। आदिवासी सुरक्षित कैसे होगा? आत्मनिर्भर बनकर होगा। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। मैं इनका तहे दिल से आदिवासी एकता परिषद प्रांतीय महासचिव होने के नाते और आदिवासी समाज के समस्त संगठनों की तरफ से मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में जो यात्रा है, जो हाली हाथू बिरसा मुंडा के गांव जन्मस्थली से निकलकर यहाँ पर पहुँची है, उनका मकसद एक है कि देश के आदिवासी कैसे एक हो और किस तरीके से अपन बिजनेस की तौर पे भी जाकर आदिवासियों को एक साथ मिलकर एक स्वतंत्र तरीके से अपन कैसे खड़े होकर समाज को एक संगठित करके एक इकोनॉमिक्स जो कहते हैं उसको भी लेकर हम लोग एक समाज को सुदृढ़ करना चाहते हैं। उसको लेकर ये जो यात्रा निकली है, इस यात्रा का उद्देश्य यही है कि आदिवासी सक्षम कैसे होंगे। तो सभी इसमें नारा जो दिया हुआ है
हमारा नारा है आदिवासी सुरक्षित कैसे होंगे, जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो ये यात्रा का उद्देश्य है और पूरे देश के आदिवासियों को एक करने का उद्देश्य है। और जितने भी हमारे देश में जो अन्याय अत्याचार जो हो रहे हैं उसको लेकर भी हम लोग पूरे देश के आदिवासी एक होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं। इस बीच हमारे बीच में शिरीष भाई बामणिया जी है, ये भी अच्छे प्रवक्ता भी है, पत्रकार भी है। लिमड़ी में हमेशा आदिवासियों की आवाज़ उठाते रहते हैं, ऐसे पत्रकार महोदय भी हमारे साथ में हैं, उनके साथ भी सर आपकी अपनी बात रखी से शुरू हुई थी। ये यात्रा के नेतृत्व करता राजू भाई वलवाई और उनके कन्वीनर केतन भाई बामणिया के नेतृत्व में ये यात्रा शुरू हुई है। और हम इस यात्रा में 20 से 25 लोग जुड़े हुए हैं और पूरे 6 राज्यों की ये यात्रा है। झारखंड से हम लोग छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में आए और मध्य प्रदेश से फिर हम महाराष्ट्र जाएंगे और महाराष्ट्र से फिर गुजरात में होकर राजस्थान जाएंगे और राजस्थान और गुजरात की जो सीमा है वहाँ पर पाल गढ़वाल करके जो गांव है जहाँ पर अंग्रेजों के समय 1200 आदिवासियों को मारा गया था, वहीं पर इस यात्रा का समापन होगा। और खास करके इस यात्रा का एक संदेश है कि आदिवासी जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तब तक आदिवासी। और राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर जहाँ पर 1200 आदिवासियों को मारा गया था उस पाल दड़वाव गाँव में इस यात्रा का समापन होगा। ये यात्रा कुल 54 दिन की है और 4000 किलोमीटर तक चलेगी। इस यात्रा का मेन उद्देश्य क्या है सर? मेन उद्देश्य है देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण हो, सांस्कृतिक शुद्धिकरण हो और सामाजिक तथा राजनीतिक जागृति आए और आदिवासी आत्मनिर्भर बनकर जो किसी गैर आदिवासी की गुलामी कर रहा है उसमें से बाहर आए। सर आए दिन बहुत सारा अत्याचार हो रहा है आदिवासी के साथ, जैसे नेमावर में भी आदिवासी का अत्याचार हुआ, इसको लेकर आपका सरकार से क्या मांग है? सरकार से तो हम हर बार मांग करते हैं, ज्ञापन देते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो हमें एक साथ मिलकर इस बारे में लड़ना चाहिए, इसलिए तो हम निकले। सर किस तारीख से निकली थी यात्रा? 9 अगस्त से निकली थी और 2 अक्टूबर को ये पूरी होगी। 2 अक्टूबर को पूरी होगी। अच्छा, अभी आप रतलाम में पहुँचे हैं, धन्यवाद सर। पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, जैसे मिनावर वाली घटना हो, सीधी वाली हो, मणिपुर वाली हो। तो आदिवासी आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तब हमने ये सोचा कि आदिवासी सुरक्षा के लिए कुछ करना पड़ेगा और हमने ये यात्रा निकाली। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकलेगी और किन किन क्षेत्रों में जाएगी? हाँ, ये यात्रा क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव गुली हत्थ से निकली है, वहाँ से झारखंड से छत्तीसगढ़ आई है, छत्तीसगढ़ से अभी मध्य प्रदेश में है, यहाँ से महाराष्ट्र जाएगी, महाराष्ट्र से गुजरात और गुजरात से राजस्थान जाएगी। और राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर जहाँ पर 1200 आदिवासियों को मारा गया था उस जगह पर इस यात्रा का समापन होगा 2 अक्टूबर को। आपका नाम और पता? राजू वलवाई। एक कमान आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान, आवाज दो।